नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर में बड़ी बात उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में हम सियासी महासमर की बात करेंगे। अगर नामांकन स्क्रूटनी के बाद की बात करें तो तस्वीर साफ हो गई, लेकिन एक्चुअल तस्वीर कितने प्रत्याशी मैदान में होंगे ये 30 तारीख को साफ होगी, जब नामांकन वापस लेने का समय खत्म हो जाएगा। चलिए, 5 सीटें हैं और 5 सीट की अगर हम बात करें तो वहां पे टोटल जो है वो कैंडिडेट 63 हैं और सबसे ज्यादा 21 हरिद्वार में है। बड़ी लोकप्रिय सीट है। खैर, अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें। और यूकेडी बीएसपी ने भी ताल ठोकी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा। यूकेडी कितना त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती है या फिर कितना दमखम दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो भाजपा से हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी हैं, आशीष नोटियाल साहब हमारे साथ में कांग्रेस से हैं, और यूकेडी से दीपक रावत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष जी, आपके पास में आना चाहूंगा। 500 सीट, पहले तो यही था कि कांग्रेस के पास में कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट, अब तो सब कुछ तस्वीर साफ है, कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। नामांकन की बात है। मैं सुन रहा था बीजेपी के किसी नेता के ट्वीट और बीजेपी के नेता को कि साहब, इनके यहाँ पे शैलजा जी को जब से प्रभारी बनाया, उत्तराखंड के प्रति गंभीरता का अंदाजा लगा लीजिए कि वो अभी तक आई भी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ लगता है कि अगर नेता आते हैं, नहीं आते हैं, तो कोई कार्यकर्ताओं पर कितना असर पड़ता है, या कार्यकर्ता 500 सीट के लिए बिल्कुल तैयार हैं या कहीं नर्वसता है उनमें? अनम्यूट करिए सर। आशीष जी, म्यूट है आपका। म्यूट है आशीष, म्यूट है आपका। म्यूट है सर अभी। तो आशीष जी हमारे साथ में जुड़े हैं और वो ही इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अगर बीजेपी सवाल उठा रही है तो क्या बीजेपी के प्रति भी कोई सवाल कांग्रेस उठा सकती है। वो बताएंगे कि कांग्रेस की ओर से बीजेपी के अंदर खाने में जो देखा जा रहा है उसके। हाँ जी आशीष जी, कंटिन्यू बोलिए, बोलिए आशीष जी, बोलिए। देखिए, कोई ज्यादा या कम आना जाना इस बात से आंका जा सकता है। अगर हमारे यहाँ कोई समस्या होती तो प्रभारी जी बार बार आती और उन समस्याओं का समाधान, या अगर हमारे यहाँ हमारे नेताओं में कोई कमी होती तो बार बार हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे केंद्र से नेतृत्व आना पड़ता। भगवान की कृपा से सब बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट अपना काम कर रहे हैं। कैंडिडेट भी पार्टी ने ऐसे चुने हैं जिनको पहचान की आवश्यकता नहीं है, जो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय से कार्य में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभारी का आना भी बार बार उचित नहीं है। वो अपने और काम भी देख रही है, पूरे देश के चुनाव है, उधर और जगह भी देखना है। और जो हमारा जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना, देखिए जब कोई कमजोर होता है तो उसकी मदद करने के लिए जरूर आना पड़ता है। इनके कैंडिडेटों को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि हम जीत पाएंगे या हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इनके कैंडिडेट अपने वजह से नहीं लड़ रहे हैं। ये सीधा इसलिए लड़ रहे हैं हमारे देश में जो है क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या काम किया, हम उस काम को कैसे करेंगे, ये उन बातों को बता के लड़ रहे हैं। ये जनता के मुद्दों पे नहीं लड़ रहे हैं। जो जनता के असली मुद्दे हैं वो तो यहाँ का आदमी ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएगा। और निश्चित हमारे कैंडिडेटों को अपने ऊपर विश्वास है, हमारी पार्टी को हमारे ऊपर विश्वास है। इसलिए उन्होंने कहा है अगर समस्या होंगी तो हम आएंगे। और निश्चित ही देखिए, आने का दौर अब शुरू हो रहा है। अगर जो पार्टी के सीनियर नेता भी जब आने होंगे तो अब आएंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। जनता हमें पहचानती है, जनता का सपोर्ट मिल रहा है। कल को आपने देखा होगा माननीय गणेश आशीष जी, आपने कहा कि भगवान की दया से हमारे सब कुछ ठीक चल रहा है और कैंडिडेट किसी भी परिचय का मोहताज नहीं, यानी कि उनको जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां सब जानते हैं। तो ये आपका एक सवाल भी है बीजेपी से, या फिर बीजेपी के भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको सब जानते हैं? देखिए, बीजेपी के नेता जो हैं, क्षेत्रीय नेता जो हैं, वो अपने दम पे नहीं लड़ते, वो केंद्र के दम पे लड़ते हैं। हमने 370 हटाई, हमने मंदिर बना दिया, हमने मतलब वो केंद्र की जो बातें हैं उनकी बातों को रिपीट करने का काम। और हमारे नेता क्षेत्र के मुद्दों पर लड़ते हैं, क्षेत्र की समस्याओं पर लड़ते हैं। आज हमारे यहाँ इतनी समस्याएं हैं, वो बाहर वाला थोड़ी बताएगा आके, वो तो हमें पता है। और जब कमजोर कोई होता है तो उसकी मदद के लिए आना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत कमजोर हालत में है उत्तराखंड के अंदर, इसलिए बार बार अपने नेतृत्व को बुला रही है कि हमारे पास तो बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब जनता इससे पूछती है कि आप अंकिता हत्याकांड की वीआईपी का नाम बताएं तो ये सहम जाते हैं। तो इसलिए ये वहां के लोगों को लाते हैं। जनता जब रोजगार की बात पूछती है कि रोजगार कहाँ है, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कहाँ है वो रोजगार, तो ये लोग सहम जाते हैं। तो ये डरे हुए लोग हैं।
इन्हें पार्टी से, अन्य पार्टी से लोगों को तोड़ के लाना पड़ रहा है, किसी के पीछे ईडी छोड़नी पड़ रही है, कहीं सीबीआई छोड़नी पड़ रही है। ये डरे हुए हैं, इसलिए ये अपने नेताओं को बुला रहे हैं और हम जी निश्चित चलिए, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हम इस तरह की मैं जवाब नहीं। सुनीता जी से जवाब दिलवाता हूँ। सुनीता जी, आपने सुना होगा कि डरी हुई है भाजपा, इस वजह से कांग्रेस पे सवाल खड़े कर रही है। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, नेता जो हमारे हैं जिनको टिकट मिला है वो इतने लोकप्रिय हैं कि उन्हें किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत भाजपा के नेताओं को और उनके प्रत्याशियों को है। सुनीता जी अनम्यूट करिए। हाँ जी सुनीता जी, बोलिए बोलिए। जी जी, देखिए आशीष जी की हताशा, निराशा और जो कुंठा कांग्रेस पार्टी की है वो सामने दिख रही है। सेंटर के जो लोग हैं, आपने पिछला भी अगर चुनाव देखेंगे और देवेंद्र यादव जी का इनके साथ में जो संबंध था वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी भी बने हैं वो क्यों उत्तराखंड नहीं आना चाहते, क्योंकि इनकी जो आपसी अंतर्कलह है, जो ये किसी का सम्मान नहीं करते। आज आपने देखा हरीश रावत ने बोला कि मेरा बेटा जो है वो पप्पू नहीं है, वो तो संघर्षों से आगे बढ़ा है। अब कौन से संघर्ष वीरेंद्र रावत जी ने किए हैं वो तो वही बताएंगे, जिनको अपने लोकसभा के गांवों का पता नहीं, कहाँ से लोकसभा शुरू होती है कहाँ खत्म होती है वो पता नहीं, और सबसे बड़ी बात कि संगठन के लोगों का भी पता नहीं, ये भी नहीं मालूम उनको कि आशीष जी भी उनके ही संगठन से प्रवक्ता के रूप में पार्टी में अपनी बात रखते हैं। तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि इनके कितने बुरे हाल हैं। और ये इस वजह से नहीं है कि भाजपा के पास जो है एक मजबूत लीडरशिप है, ये इस वजह से है जो परिवारवाद ने कांग्रेस को खोखला किया है। मुझे सिंपैथी अपने आशीष भाई से, ऐसे तमाम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से कि उनका नंबर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हरीश रावत को देखो कितने तो उनके बच्चे हैं, अब लड़की को भी उनको विधायक बनाना है, लड़के को भी इलेक्शन लड़वाना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर बीवी को, फिर खुद को। इस बार खुद उन्होंने जो है हथियार रख दिए, ये बड़ी बात हुई है। दूसरी बात, जब ये अपने ही कुनबे से ऊपर नहीं उठेंगे तो संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का भला ये कैसे सोच सकते हैं? तो ये भी अंदर से जानते हैं कि इनके साथ जो कुठाराघात हरीश रावत ने किया है, क्योंकि देखिए जो वरिष्ठ नेता होते हैं संगठन में वो त्याग के लिए जाने जाते हैं, वो अपना सब कुछ समर्पण करते हैं पार्टी के लिए और तब जाकर पार्टी खड़ी होती है, संगठन खड़ा होता है। यहाँ पे छोटा बड़ा कोई है ही नहीं, जो है वो सारी रिश्तेदारी है। यहाँ पे मेरा भतीजा खड़ा हो जाए, यहाँ पे मेरा चाचू, यहाँ पे मासू और प्रवक्ता भी मेरे रिश्तेदार, एवरीथिंग, मतलब उस पे सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत के कुनबे का अधिकार है। तो ये सांगठनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं चुनाव के टाइम पे, अब ये कह रहे हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है। भाई आपको तो स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं, आपको तो प्रभारी की जरूरत नहीं, आपको जरूरत किसी की भी इसलिए नहीं है क्योंकि वो जान चुके हैं कि आपने यहाँ पे फील्ड में कभी कोई काम नहीं किया, जनता के बीच आप कभी गए नहीं। आप देखिए भाई साहब कि लॉकडाउन में 5 फेज हुए थे, फरवरी से लेके मार्च महीने से हम ऑलमोस्ट जो है 20-21 मार्च से हम लोगों ने लॉकडाउन का फर्स्ट फेज से एक एक डेट हमें याद है कि हमने हर हफ्ते कैसे कैसे अभियान चलाए, जनता के पास कैसे पहुंचे। जो लोग दूसरे राज्यों से, हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी थे, उनकी इन्होंने सुध तक नहीं ली। कैसे बच्चे लेकर, जब मैं खुद साक्षी हूँ कि रेलवे स्टेशन पे जब वो बच्चे लेके बैठे थे तो कितना वो दर्दनाक वो दृश्य था जब उन्हें दिल्ली से भगाया गया, बॉम्बे से भगाया गया, तब इन लोगों ने कभी खड़े होकर उनकी मदद नहीं की। छोटे छोटे बच्चों को हमने ना दूध के पैकेट तक हाथ में रखे थे। सुनीता जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा। सुनीता जी एक बात मैं जानना चाहूंगा, मेरा सवाल ये सभी से होता है, आपसे भी है, आशीष जी से भी रहेगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, यानी कि आप सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उसका जवाब कोई सीधे नहीं देता। उसका जवाब सिर्फ ये दिया जाता है कि जैसे आईना दिखाना कि देखिए आपके यहाँ पे भी ऐसे ही है, आप उंगली मत उठाइए हम पे। उसका सीधा मतलब ये होता है। तो अगर राजनीति में अगर कहीं कोई किसी पे सवाल उठता है तो बिल्कुल आप उसको आईना दिखाइए, लेकिन उस सवाल का जवाब भी बनता है। ये कोई नहीं देना चाहता, ऐसा क्यों? नहीं, आप सवाल पूछिए। अभी तो ये जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन किया था कि इनका शीर्ष नेतृत्व इनके साथ क्यों नहीं खड़ा है। सुनीता जी, अगर आपको सवाल करते हैं तो आशीष जी आपको आईना दिखाएंगे, पहले जवाब सीधा नहीं देंगे। आपसे अगर आशीष जी सवाल पूछ रहे हैं तो आप उसका उत्तर नहीं देंगी,
आप नहीं, उनके आशीष हरीश रावत जी के के लिए परिवार पे फुल जाएंगे? देखिए, आशीष जी पूरी तरीके से जो है मुक्त हैं, जो भी इनके क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो रखें इन्होंने सामने। कहा हम कि पूरी कोशिश करेंगे आशीष जी को आपके संतुष्ट कैंडिडेट्स को करने की। आवश्यकता है, आपके कैंडिडेट्स को आवश्यकता है कि वो गूगल से देख रहे हैं मैप कि कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जो जिस माटी से जुड़ा हुआ होता है भाई साहब, 70 वर्षों का इतिहास उठाइए। जो आज अनिल बलूनी जी ने हमारे पौड़ी गढ़वाल की ये बात कर रहे थे अभी, पौड़ी गढ़वाल के लिए जो सौगातें अनिल बलूनी जी के माध्यम से आई है, क्या इन्होंने कभी उन चीजों को हाथ लगाया? क्या उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल, जिसमें कहा जाता था कि भाई पलायन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आप कांग्रेस का एक उदाहरण दे दीजिए कि इन्होंने इस योजना के माध्यम से जो है यहाँ पे लाभ पहुंचाया हो? सीधा सीधा जवाब है, हमारे पास कार्य की परफॉर्मेंस है हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं की, तभी हम लोग बोलते हैं कि भैया हमने काम किया है और कार्य के आधार पर हमें वोट दीजिए। हम बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करें, हमें क्यों आवश्यकता है? देखिए, बात होती है इनके इनके जो अभी आप बोल रहे थे कि इनका शीर्ष नेतृत्व तो इनके पास नहीं आ रहा, इनके राहुल गांधी, आप हम सब जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी क्वेश्चन उठा था कि वो 10 दिन का प्रवास उत्तराखंड करेंगे। तो आप बताइए, किसने छींका? क्यों नहीं पहुंचे? जोशीमठ पे इन्होंने बहुत हल्ला किया कि जी जोशीमठ ये हो गया, वो हो गया। ऐसा होता है तो क्या आप इनके सुनीता जी? कार्य गिना दीजिए। छींकने से बिल्ली के रास्ता काटने से स्थितियां बदल जाती हैं। चले, ये तो जवाब मैं आशीष जी से दिलवाऊंगा, लेकिन यूकी डे से भी हमारे साथी इस वक्त जुड़ गए हैं, दीपक जी। दीपक जी, देखिए, 4 सीट पे आपके कैंडिडेट हैं, 1 सीट पे आपने समर्थन दिया, बीजेपी ने और कांग्रेस ने भी अपने दमदार प्रत्याशी उतार दिए। दमदार मैं इस वजह से कहता हूं कि पार्टियां बड़ा आंकलन करके और उतारती हैं कि, और जिसको उतारती हैं उसको मेरी नजर में, पार्टी की नजर में, वो चैंपियन होते हैं। जनता पे डिपेंड करता है कि वो अपना क्या डिसीजन करती है। तो क्या लगता है कि एक मोड़ पे तो पहुंच गया है चुनाव, पहला दौर का अगर बात करें तो 30 तारीख को तस्वीर साफ कर दी जाएगी। अभी एक दूसरे पे कहा जा रहा है कि उसके नेता नहीं पहुंच रहे, वो उसको संभाल नहीं रहा, वो उसको गूगल से चल रहा है। तो आपका क्या कहना है कि सब कुछ ठीक कहा जा सकता है उत्तराखंड की सियासत में? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव मोड में आके लोग 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रही है और विपक्ष को जेल में भेजने का काम कर रही है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षहीन एक संसद चाहती है। और उसी के क्रम में ये जो पूरे भारत में हो रहा है वो आप देख रहे हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, कुछ भी हो। रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हम लगातार क्षेत्रीय दल होने के नाते हम हमेशा इस बात पे हमने जोर दिया है कि जो क्षेत्र मुद्दे हैं इसी पे ही जनता वोट करे, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होने से पहले जो समस्याएं थी वो 22 वर्ष बीतने के बाद भी आज की बिल्कुल एज इट इज वहीं पर खड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों को 2-2 बार शासन करने का इस प्रदेश में उनको मौका मिला और आज तक भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े ढींगे मारती है कि डबल इंजन की सरकार है। तो मैं आप ही के माध्यम से उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि आज तक परिसंपत्तियों के बंटवारे का समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, जबकि केंद्र में भी वो है, उत्तर प्रदेश में भी वो है और उत्तराखंड में भी वही है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि ये परिसंपत्तियों का विवाद समस्या का समाधान हो सके। और डबल इंजन की सरकार किस काम की? आप मुझे बताइए, इस प्रदेश, ये राजस्थान में तो कहते हैं वहां के लोगों को फ्री गैस सिलेंडर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहने, सुदूर 450 रुपए में फ्री नहीं दे रहे, यहाँ 450 रुपए में। हाँ, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि 450 में वहां दे रहे हैं, यही बात। उज्ज्वला से जो जुड़े हुए, सिर्फ उज्ज्वला में जो लोग जुड़े हैं उनको, हर व्यक्ति को नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, पहाड़ की स्थितियां बड़ी विकट होती हैं, कंधे पे, सर पे ढो के सिलेंडर जाना पड़ता है, घर पे होम डिलीवरी सुविधा नहीं मिलती है पहाड़ में, वहां तो उन्हें मुफ्त में मिलना चाहिए। और योगेंद्र जी, ये राष्ट्रीय पार्टियों के साथ दिक्कत क्या है कि जंगल हरित प्रदेश के नाम से जंगल ये काटने के लिए देते नहीं है और फ्री में सिलेंडर मिलता नहीं है। ऊर्जा प्रदेश कहने के लिए है कि सारे प्रवक्ता कहते हैं कि ऊर्जा प्रदेश है, तो क्या यहाँ पे जो सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन्हें बिजली फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? का जवाब देना कि इस प्रदेश में जो सुदूर में रहने वाले लोग हैं उनकी बिजली फ्री होनी चाहिए, लेकिन ये दिल्ली में बैठने वाले, दिल्ली में राज करने वाले सिर्फ अपने लिए बिजली फ्री कर सकते हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले, प्रांत में रहने वाले व्यक्ति की कोई समस्या ये नहीं, इनको कोई सौकर्य नहीं है। आप इनसे पूछिए ना कि इनके क्या घोषणा पत्र में आएगा कि ये बिजली फ्री करने वाले हैं। जो सुदूर क्षेत्र में रहने वाले हैं, जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनके लिए तो मान जाते हैं, लेकिन सुदूर क्षेत्र में रहने वाले के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में घोषणा करना चाह रही है? मतलब ही नहीं बनता ये कर दे।
क्योंकि ये इनके ब्लूप्रिंट में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए उत्तराखंड का मतलब सिर्फ 4 मैदानी जिले हैं, जिसमें एक हरिद्वार आता है, एक हल्द्वानी आता है और एक देहरादून आता है। दीपक जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि विपक्ष विहीन संसद चाहती है भाजपा, तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा कांग्रेस के प्रति है या फिर निशाने पे वो भी हैं? जैसे आपकी भाषा से तो निशाने पे लग रही है कांग्रेस भी। देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की महत्वपूर्णता है, विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन विपक्ष को जिस प्रकार से आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के तरीके से, क्या जरूरत थी कि इलेक्शन के टाइम में ना आपने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करे? आप इससे पहले भी तो कर सकते थे। ये इलेक्शन के टाइम में आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या जरूरत थी आपको इस बारे में कि आपने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को जेल में भेजा? ये काम पहले भी तो किया जा सकता था। चुनाव के एंड वक्त में ही दिक्कत क्या है योगेंद्र जी? भारतीय जनता पार्टी 2024 में एक प्रोपेगेंडा सेट कर रही थी, एक नैरेटिव सेट करा था उसने कि हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें वोट दीजिए। जनता ने उन्हें बहुमत दिया। 2019 में इन्होंने प्रोपेगेंडा सेट करा और नैरेटिव सेट करा कि हमने उरी स्ट्राइक करा, हमने पुलवामा किया, हमें वोट दीजिए, राष्ट्रवाद हमें। लेकिन 2024 में ये एक नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। ना इनसे रामराज की बात की जा रही है, ना इनसे यूसीसी चला जा रहा है। और आज दिक्कत ये आ गई है, 400 पार का दावा किया जा रहा है, 400 पार। योगेंद्र जी, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, ये भी एक जुमला था। अब 400 सीट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बोलेगी कि ये भी एक जुमला है। ये चलिए, आशीष जी के पास में जाना चाहूंगा मैं, अभी लौटूंगा दीपक सर, वापस लौटूंगा मैं, आशीष जी के पास में जाना चाहूंगा। आशीष जी, मुद्दे कोई भी उठाएगा, जवाब का तरीका उसका डिफरेंट होगा कि अगर आप कोई मुद्दा उठाएंगे तो विद्यार्थी जी भी उसी तरह से जवाब देंगे, विद्यार्थी जी अगर कोई मुद्दा उठाएंगे तो आप भी जवाब उसी का देंगे। यानी कि दलदल तो सभी जगह पे है, लेकिन बड़ी बात मुद्दे की है यहाँ पे कि मुद्दा होना चाहिए। तो इस बार की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में परिसंपत्तियों का मुद्दा मैं काफी लंबे समय से सुन रहा हूं, लेकिन धरातल पे कितना बड़ा मुद्दा है ये? निश्चित देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज टिहरी बांध जो बना है, असल में नुकसान उसको ही हुआ है, उत्तराखंड को, उत्तराखंड के लोगों को ही वहां से विस्थापित किया गया है। और उसकी जो समस्याएं अगर आती हैं तो उत्तराखंडियों के साथ ही सबसे पहले आती है। तो उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आज बिजली खरीद के यूज करनी पड़ रही है, हम लोगों को बिजली खरीदनी पड़ रही है। पहले उत्तराखंड बिजली देता है, फिर बाहर से खरीदता है। तो उत्तराखंड की बिजली अगर उत्तराखंड के अंदर ही रह जाए तो बुराई क्या है? जब उत्तराखंड और यूपी एक साथ थे तो उस समय एक प्रोजेक्ट बनाया गया टिहरी बांध का, और टिहरी बांध बना। अब जब उत्तराखंड जब अलग हो गया तो उत्तराखंड की संपत्तियां उत्तराखंड में छोड़ देनी चाहिए थी। कायदा तो यही कहता है। ऐसे ही होता है, जब अगर हम कोई मकान बेचते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं बाद में, नहीं मैंने मकान बेचा था, इस मकान में पंखा लगा, ये नहीं बेचा, ये जब मर्जी खोलूं जब मर्जी बंद करूं, ये मेरा अधिकार है, मैं आके बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, पूरा ही चीज दिया जाता है। तो उस समय उत्तराखंड के साथ न्याय होना चाहिए था, लेकिन चले उस समय किसी भी कारणों से आप न्याय नहीं कर पाए। लेकिन अब तो होना चाहिए, और वो भी तब जब बड़ा आसान है, जब यूपी, उत्तराखंड, प्रधानमंत्री जी सब एक साथ हैं, पूरा केंद्र है। तो आप उत्तराखंड पहले ही हमारा बड़ा गरीब राज्य है, कर्ज में चल रहा है, कितने कर्ज तले उत्तराखंड को दबा दिया। तो आप लोग अगर उत्तराखंड की बिजली उत्तराखंड को दे पाते तो क्या बुराई थी? ऐसी उत्तराखंड की कई संपत्तियां हैं जो अटकी हुई है, तो इस समय फैसला होना चाहिए था। दूसरा, अभी सुनीता मैडम बोल रही थी कि लॉकडाउन में भी इन्होंने बहुत काम किया, तो मैं इनको बताना चाहूंगा, लॉकडाउन में आप लोगों ने चंदा लेने का काम किया। उस समय जब देश हाहाकार कर रहा था कि किसी तरह से टीका आ जाए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कौन कंपनी टीका बनाए और उससे हम कैसे चंदा वसूल करें। 150 करोड़ रुपए का चंदा टीका बनाने वाली कंपनी से भी लोगों ने वसूल करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? क्योंकि 7 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी रिटर्न भरी थी, उस रिटर्न में 14 लाख रुपए का हिसाब देने से रह गया, और 14 लाख के ऊपर इन्होंने हमसे 215 करोड़ रुपए पेनल्टी वसूल करी है, और उसके बाद हमारे अकाउंट सीज कर दिए। अब एंड चुनाव का वक्त है, अगर इस टाइम पे हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अपना पैसा यूज नहीं कर पाएंगे, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव एक से स्वच्छ वातावरण जो चुनाव के लिए मिलना चाहिए, एक हेल्दी वातावरण मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा? आप बताएं। आप इस टाइम पे क्या है, हमारी पार्टी में सेंधमारी करने का काम कर रहे हैं, कहीं आप ईडी छोड़ रहे हैं, कहीं आप सीबीआई छोड़ रहे हैं। इस टाइम पे तो रुको, 1 महीने की बात है, फिर करते रहना। और ईडी सीबीआई कोई कांग्रेस और दूसरे पार्टी के थोड़ी, सब पार्टी में होना चाहिए। आज नेताओं की संपत्ति इतनी बढ़ गई है, अखबार में आ रखा है कि नेताओं की संपत्ति कई गुना बढ़ गई है।
सब पे जांच करो, निष्पक्ष जांच करो, जो तो गलत आप पाया जाए। आशीष जी आपका कहना है कि ईडी के जरिए इलेक्शन के टाइम पे लेकर के अगर कार्रवाई करनी है कोई भी तो पहले करिए, इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों? ये अभी सवाल दीपक से भी खड़ा कर रहे थे, आप भी खड़ा कर रहे हैं। सुनीता जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक बड़ा सवाल उठ रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि रहेगा, विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिन एजेंसीज की बात कर रहे हैं, आईटीओ, सीबीआई, ईडीओ, उनको लेकर के विपक्ष ये कहता है कि इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अग्रिम संगठन है और उसी तरह से इनको काम में लिया जा रहा है। तो ये कार्रवाई अगर केजरीवाल के खिलाफ हो, चाहे दूसरे नेताओं के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ हो, तो ये पहले भी की जा सकती थी। और कुछ लोग ये भी सवाल खड़ा करते हैं कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि बीजेपी में कोई नेता करप्ट नहीं है, सारे नेता करप्ट विपक्ष में है। जी अनम्यूट करिए सुनीता जी, आपने म्यूट कर रखा, म्यूट करिए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई साहब जो हमारे साथ यूकेडी से जुड़े हैं या आप पार्टी से? यूकेडी से जुड़े हुए हैं। यूकेडी, अब यूकेडी 1 है या 2 है ये मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस के छोटे से प्रदेश के अंदर निशाना भी साधा है। यूकेडी कितने रूपों में है वो तो यही बता देंगे, वो 1 से है, 2 से है या 3 से है। चलिए, जो भी यूकेडी से बिलोंग करते हैं, हमारा क्षेत्रीय दल है यूकेडी। इन्होंने कहा क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होनी चाहिए, सीमांत क्षेत्रों में क्यों ना हमारे भाई बहनों को फ्री में बिजली और अन्य सुविधाएं मिले, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, हमारा अधिकार है। सरकारें जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए आती हैं और कोशिश करती हैं कि मिनिमम से मिनिमम वेजेस पे हम लोग जो हैं इन चीजों को दें, हमारी जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ऐसे रिसोर्सेज खोजे जाएं जिससे हमारे बॉर्डर भी मजबूत हो, हमारे सीमांत क्षेत्र भी मजबूत हो और वहां पे सारी हेल्थ, रोजगार और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, सुविधाएं हैं, वो सब हमको प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि उससे बॉर्डर भी मजबूत होते हैं, देश मजबूत होता है, सीमाएं मजबूत होती है। मैं इनकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। दूसरी बात इन्होंने कही कि इनको ईडी के माध्यम से डराया जा रहा है। अब पहली बात कि ईडी का कार्य कौन देखता है? भाई मेरे घर और आशीष के घर में क्यों नहीं पहुंच रही ईडी भाई? ईडी भाई साहब कोई चलती फिरती सब्जी की रेडी नहीं है। वो पहले ये पूछती है कि भाई ये जो पैसा आया है ये कहाँ से आया, यही तो पूछती है ईडी कि भाई इतना पैसे का जो ढेर लगा रखा है इसका कारण दो, वाजिब की कहाँ कमाया? अरे कमाई की होगी तो 10 रुपए का हिसाब भी देंगे। अब जब कमाई तुम्हारी लूट खसूट और भ्रष्टाचार से है तो भाई तुम्हें समय लगेगा। केजरीवाल ने 3 साल पहले जब फर्स्ट समन आया था, ये 9वें समन पे वो गिरफ्तार हुए, जब पहला समन आया था तब क्यों नहीं वो पधारे वहां पर, वो अपनी बात रखते? तब तो वो बहुत गरजते थे संसद में कि अगर हम कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो हमें गिरफ्तार करो, हमारे साथ ये करो वो करो। अरे भाई ये तो वैसे भी कोर्ट का काम है, ईडी का काम है, ये संस्थाओं का काम है। अगर आप गलत करोगे तो उनसे रिलेटेड जितनी संस्थाएं होंगी वो आप पे शिकंजा कसेंगी, वो उनका कार्य है, वो मैं और आप प्रभावित नहीं कर सकते। परिसंपत्तियों की उन्होंने बात की। सुनीता जी समय का अभाव में रोकना चाहूंगा, समय कम है। तो गणेश गोदियाल जी पर मैं आती हूँ। देखिए गणेश गोदियाल, यूपीए की सरकार में गणेश गोदियाल जी पर शिकायतें हुई, सारे मुकदमे हुए। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब गणेश गोदियाल पे सारे ये जितने भी लीगल जो इश्यूज इनके साथ हो रहे हैं वो सारी प्रक्रियाएं उस दौरान हुई। भाई भाजपा ने तो नहीं किया, आपकी मनमोहन की सरकार थी, आप लोगों ने भ्रष्टाचार को पकड़ा, उन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया, जिसने नहीं दिया। अब आपके जो अकाउंट फ्रीज भी करते। सुनीता जी समय कम है, मैं चलते चलते एक जरूर पूछना चाहूंगा। मैं उत्तराखंड में ये अक्सर सुनता हूं कि परिसंपत्तियों को लेकर के आपकी तीनों जगह सरकार है, केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। वाकई ये बड़ा मुद्दा है कि परिसंपत्तियां जो हैं उनका विभाजन हो चुका है तो हैंडओवर की जानी चाहिए, मुद्दा है आपकी नजर में? डेफिनेटली है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस पक्ष में हूँ कि जितनी भी परिसंपत्तियां हमारे प्रदेश की जो हमारे अधिकार हैं वो हमें मिलने चाहिए और मेरी सरकार उस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। आपने धामी जी की सरकार में अभी देखा था कि माननीय योगी जी के साथ में मिलकर उन्होंने बहुत सारी परिसंपत्तियों के जो विवाद थे वो सुलझाए और उसके अधिकार उत्तराखंड को दिलाए। चलिए किसी दिन ये मुद्दा लूंगा मैं, डिटेल से चर्चा करूंगा। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगा सुनीता जी समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा।
हम परिसंपत्ति से जुड़ा मुद्दा जरूर लेंगे, क्योंकि हर विपक्षी दल और सत्ता पक्ष दोनों ही इसे उठा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चुनावी महासमर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।